Let's start with our new chapter, that is chapter 6, measuring space, perimeter and area, end of chapter exercise. So now we'll be covering the end of chapter exercise of chapter 6, class 9. Let's start with question number 1. So question number 1 says, identities in algebra can be sometimes shown as area relationship. For example, the figure shown corresponds to the identity this. ये जो हमें figure show करी है, ये इस आइडेंटिटी को कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि इसको शो कर रही है. कैसे, एक बार समझते हैं. अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक बिग स्क्वायर है जिसकी इतना पोर्शन ए है, दिस पोर्शन इज ए एंड दिस मच पोर्शन इज बी. सो टोटल कितनी लेंथ हो गई? ये टोटल लेंथ हो गई हमारे पास ए प्लस बी. तो ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी साइड क्या है, ए प्लस बी. और क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी. तो इसका एरिया क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ऐसे स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. क्योंकि इस बड़े स्क्वायर की साइड ए प्लस बी है, तो साइड इंटू साइड मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर. अब ये बिग स्क्वायर कितने स्क्वायर्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4. ये 4 रीजन्स में डिवाइडेड है. तो यानी मैं ये कह सकती हूँ कि इस पूरे स्क्वायर का एरिया इन 4 रीजन्स के एरिया के इक्वल होगा. अब अगर हम बात करें फर्स्ट रीजन की, जिसे मैंने 1 नंबरिंग दी है, ये एरिया क्या होगा? साइड, ये भी एक स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड विच इज़ ए स्क्वायर. देन सेकंड रीजन की बात करें तो ये एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. दिस पोर्शन इज़ बी एंड दिस इज़ ए. तो ए लेंथ होगी, बी ब्रेथ होगी, तो एरिया कितना हो गया? ए बी. थर्ड रीजन की बात करेंगे तो ये भी क्या है हमारे पास? एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ यानी ए इंटू बी. अगेन दिस इज़ अ स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड यानी बी स्क्वायर. तो ध्यान से देखें तो ये तो ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, ये क्या हो जाएगा? 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यानी ये तो एक आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव हो गया. तो यानी हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर से उसके एरिया की रिलेशनशिप से क्या जनरेट कर सकते हैं? आइडेंटिटी. तो हमें सिमिलरली कहा है कि आप इन 2 आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करो कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ तो वो इसके इक्वल आएगा, या मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो ये इसके इक्वल आएगा. तो बेसिकली हमें इन्हें फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आइडेंटिटी. अब ध्यान से देखेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्क्वायर है. फर्स्ट आइडेंटिटी जो है हमें वो प्रूव करनी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस होता है. अब ए स्क्वायर यानी अगर मैं एक बात करूँ, ये बिग स्क्वायर है और इस बिग स्क्वायर की साइड कितनी है? ए. इस इतने बड़े स्क्वायर की साइड कितनी है? ए. अब इस पूरी साइड ए में से ध्यान से देखेंगे, मैंने कुछ पोर्शन ले लिया. फॉर एग्जांपल इतना पोर्शन, और ये इतना पोर्शन कितनी साइड का है? बी. तो मैंने इस पूरे स्क्वायर में से एक बी साइड का स्क्वायर और कट कर लिया. ये है बी बी, ये भी बी, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड सेम होगी. अच्छा, ये पूरी साइड कितनी थी? ए. ये थी ए. मैंने कहा है इतना पोर्शन बी है. अगर ये पूरी ए है, उसमें से इतना पोर्शन बी है, तो ऑब्वियसली बचा हुआ क्या होगा? ए माइनस बी. ये पूरा ए है जिसमें से इतना पार्ट बी है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? ए माइनस बी. अब मैंने अगर इस पूरे स्क्वायर में से, जो कि कितना एरिया वाला था? ए स्क्वायर, उसमें से बी स्क्वायर यानी ये स्मॉल स्क्वायर, इस बिग स्क्वायर में से ये स्मॉल स्क्वायर अगर मैंने कट कर दिया, तो ये शेप कैसी रह जाएगी? ध्यान से देखेंगे तो ये शेप कैसी रह जाएगी? अगर मैं इस बिगर स्क्वायर में से इस स्मॉलर स्क्वायर को कट कर दूं, तो ऑब्वियसली मेरे पास ये शेप बचेगी. यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस स्क्वायर का एरिया वो क्या था? बिगर स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, उसमें से मैंने ये स्मॉल पूरे ए स्क्वायर में से, यानी इस पूरे जॉइंट स्क्वायर में से एक स्मॉल स्क्वायर कट कर दिया जिसकी साइड बी थी. कट कर दिया यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो किसके इक्वल होगा? वो इस रिमेनिंग बचा हुआ एरिया ये होगा. अब ये क्या है? ध्यान से देखेंगे, इतनी साइड हमारे पास क्या है? ए. अगेन ये पूरी साइड हमारे पास क्या है? ए. ये पोर्शन क्या है? बी. ये भी कितना है? बी. और ये रिमेनिंग पोर्शन कितना था? ए माइनस बी.
अब अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो मेरे पास 2 रीजन्स बन गए, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन। ये भी रिमेनिंग क्या था, a माइनस बी। अब हम अगर फर्स्ट रीजन को देखें तो ये एक रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ क्या है a और ब्रेथ क्या है a माइनस बी। तो मैंने कहा एरिया ऑफ रीजन 1, ये a माइनस बी स्क्वायर, a में से b स्क्वायर कट कर देंगे तो ये एरिया बचेगा। ये किसके इक्वल है, ये 2 रीजन्स के सम के इक्वल है, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। अब अगर हम एरिया ऑफ रीजन 1 की बात करें तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है a और जिसकी ब्रेथ है a माइनस बी, यानी a इंटू a माइनस बी, यही हो जाएगा। प्लस सेकेंड रीजन की बात करें तो ये भी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है a माइनस बी और ब्रेथ क्या है b, तो यानी b इंटू a माइनस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मैं ध्यान से देखूं तो दोनों जगह पर a माइनस बी और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, a प्लस बी। तो यानी ये तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकर चले थे और वो किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी a प्लस बी। तो हमें यही प्रूफ करना था इस आइडेंटिटी में कि दिस इज इक्वल्स टू दिस या दिस इज इक्वल्स टू दिस। सिंपल है। सिमिलरली अब हमें ये वाली सेकेंड पार्ट आइडेंटिटी प्रूफ करना है। अब मेरे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी एक ऐसा इतना बड़ा स्क्वायर जिसको मैंने 3 पार्ट्स में कट कर लिया, यानी ये a लेंथ है, ये मेरे पास b लेंथ है और ये पोर्शन मेरे पास c है। सिमिलरली ये a है, ये b है, ये c है। अब अगर ये इतना पोर्शन a b c है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टोटल पोर्शन कितना होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। तो अब अगर मैं इस जॉइंट स्क्वायर की बात करूँ तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन ये कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, ये तो मेरे पास 9 रीजन्स में डिवाइडेड है ये एरिया। कौन कौन से हैं वो 9 रीजन्स, ध्यान से देखते हैं। पहले इस पार्ट की बात करें, लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड, तो a स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके लिए लेंथ यानी ये पोर्शन कितना है a और ये ब्रेथ b, तो a b, a इंटू सी, क्योंकि ये पार्ट a है ये c है, तो a इंटू सी। फिर इस पार्ट की बात करें, इतना पोर्शन, इसकी लेंथ ब्रेथ b है, इसकी पार्ट की लेंथ a है, तो b इंटू a b, b इंटू b b स्क्वायर, b इंटू सी बी सी, c इंटू a सी, c इंटू b बी सी, c इंटू सी सी स्क्वायर। अब यानी ये तो कितने 9 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड हो गया। तो ये बड़े स्क्वायर का एरिया कितने स्क्वायर्स के इक्वल होगा, 9 स्क्वायर्स के एरिया के इक्वल। क्या है ये, a स्क्वायर, ए बी, ए सी, ए बी, बी स्क्वायर, बी सी, ए सी, बी सी एंड सी स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे मैंने एक साथ लिख लिया। अब ए बी एंड ए बी, तो 2ab होगा, बी सी एंड बी सी 2bc हो जाएगा, ए सी एंड ए सी 2ac हो जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करना था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस मतलब जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, हैज़ अ पेरीमीटर 40, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 40, द इक्वल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द एरिया। इक्वल साइड इसकी दी हैं 15 सेंटीमीटर ईच, यानी ये भी 15 है तो ये भी 15 है, और ये अनइक्वल हमें नहीं पता, तो इसे क्या मान लिया मैंने x। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक ट्राइंगल का पेरीमीटर पता है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर कितना है 40, सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब तीनों साइड्स का सम 15 प्लस 15 प्लस x, तो 40 प्लस 30, 40 इक्वल्स टू 30 प्लस x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 40 माइनस 30 विच इज़ 10 सेंटीमीटर। अब मेरे पास थर्ड साइड भी आ गई। तो एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स पता हैं
तो उसमें हम डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है कि अगर ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी तीनों का सम, यानी पेरीमीटर अपॉन 2 विच इज़ 20 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाता है वो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बस सिंपल है, वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, 20 माइनस 10, 20, 5, 5 एंड 10। अब ध्यान से देखें, 5 इंटू 5 एक तो ये पेयर है, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 एंड दिस 10 एज इट इज़। 5 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया, जो पेयर बन गया उसे बाहर निकाल दिया और रूट में क्या रह गया 2। सो द आंसर इज 50√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence the area of this triangle is 50√2 centimeter square. Now moving to next question. An isosceles triangle has base 10 centimeter. ठीक है, isosceles का base क्या है 10 and its area, इस बार area दिया है ओके। What are the length of the equal sides? इस बार इन equal sides की लेंथ पूछ रही है, तो ध्यान से देखेंगे। लेट द नेम ऑफ ट्राइंगल बी ए बी सी। अब इक्वल साइड हमें नहीं पता, तो इक्वल साइड्स को मैंने क्या मान लिया x सेंटीमीटर ईच। अब एरिया की हेल्प से इसे कैसे फाइंड करें, तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है और ये आइसोस्केलेस है, तो आइसोस्केलेस में मैंने क्या किया है, ए डी मीडियन ड्रॉ करा है। ए डी इज़ द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल, इक्वल होना चाहिए दोनों साइड से। अब मीडियन है तो मीडियन तो ऑपोजिट साइड को, मीडियन इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे मीडियन कहते हैं, और मीडियन साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये पूरा 10 था। अब अगर ध्यान से देखें तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता कितना है वैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस मीडियन की हाइट को हमने कितना मान लिया, लेट द हाइट बी h। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है कितना 60, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 10 इंटू हाइट विच इज़ h। ठीक है, तो 5h इज इक्वल्स टू 60, तो h इज इक्वल्स टू 60/5 विच इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट भी आ गई 12। अब मैं अगर इस ट्राइंगल को देखूँ ए बी डी, तो यहाँ से मुझे पाइथागोरस से आराम से x फाइंड कर सकते हैं। तो हमने कहा इन राइट ट्राइंगल ए डी बी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी विच इज़ एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए डी विच इज़ 12 स्क्वायर, और बेस क्या है बी डी विच इज़ 5 स्क्वायर। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, दोनों में से किसी भी पार्ट में, बोथ आर सेम। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169, एक्स इज अंडर रूट ऑफ 169 विच इज़ 13, तो एक्स कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हमसे लेंथ ऑफ इक्वल साइड पूछी थी, हैंड द लेंथ ऑफ, हैंस the length of equal sides is 13 centimeter each। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। Now moving to next question, question number 4. The area of a right angle triangle is 54. Okay, one of its leg has length 12. Find its perimeter. One of its legs, यानी कि इनमें से अगर ये एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, तो बेस या हाइट में से किसी एक को भी इन्होंने कह दिया 12 ले लो आप, तो लेट हाइट को 12 ले लिया हमने। ठीक है, और बेस हमें नहीं पता, लेट हाइट बी h विच इज़ 12 सेंटीमीटर एंड बेस बी b। अब हमने बेस को b ही मान लिया, हमें ऑलरेडी एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल पता है क्या कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर यहाँ पर गिवन है कितना 54। हमने कहा हाइट कितनी है 12, बेस को एज इट इज़ 2 6
6b इक्वल्स टू 54, तो यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई 54/6 विच इज़ 6 9 ज़ा 54. सो बेस इज़ BC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. अब हमारे पास ये भी है और ये भी है, तो हाइपोटेन्यूज आ सकती है, तभी तो पेरीमीटर फाइंड होगा. तो हमने कहा इन राइट ट्राइंगल ABC वी नो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. अब h क्या है? हाइपोटेन्यूज AC. स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज AB and base is BC. Now AC is as it is. AB की वैल्यू कितनी है? 12 and this is 9. So AC square is equals to 144 plus 81. So AC is equals to 144 plus 81 is how much? It is under root of 225 which is equals to 15. So AC कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा ट्राइंगल? तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स यानी AB प्लस BC प्लस AC. सो विच इज 12 प्लस 15 प्लस 9 दैट इज 36 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर इज हाउ मच? 36 सेंटीमीटर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4. जब भी रेशियो में दिया होता है तो साइड्स को x की टर्म्स में मान लेते हैं. तो लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 2x 3x एंड 4x. हमने कहा साइड्स क्या हैं? 2x 3x एंड 4x. और इसका पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है कितना? 45. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का अगर नेम ABC है तो वो क्या है? AB प्लस BC प्लस AC विच इज़ 45 यानी 2x प्लस 3x प्लस 4x. नाउ इफ वी विल ऐड देम इट विल बिकम 9x एंड x इज इक्वल्स टू 45/9 विच इज़ 5. ये x की वैल्यू आई है हमारे पास, साइड्स नहीं. तो साइड्स क्या हो जाएंगी? साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएंगी हमारे पास 2x which is 2 into 5 that is 10 centimeter, 3x which is 3 into 5 which is 15 centimeter, and 4x which is 4 into 5 which is 20 centimeter. Now अब इस ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है? एरिया. तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड्स हमें पता है A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 15 एंड C इज इक्वल्स टू 20. तो अब हमें एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. तो सबसे इजी क्या है? हेरॉन्स फार्मूला. हेरॉन्स फार्मूला के लिए पहले सेमी पेरीमीटर S फाइंड करेंगे. A प्लस B प्लस C अपॉन 2 यानी सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2 विच इज़ 22.5 सेंटीमीटर. नाउ एरिया इज अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. अंडर रूट ऑफ 22.5 minus 10, 22.5 minus 15, 22.5 minus 20 which is equals to 22.5 as it is. This minus 12 is 12.5. इसे माइनस करेंगे तो 7.5 into 2.5. अब अगर हम ध्यान से करें तो इसके सारे फैक्टर्स बन सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी इन सबको मल्टीप्लाई कर लें. पहले इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 56.25 और इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो 93.75. ठीक है. अब और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5273.4375. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन. अब इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे आप. तो अप्रॉक्सीमेटली आप वही स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो कितना आता है? 72.61 सेंटीमीटर. अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 72.61 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉन्ग डिवीजन से ही फाइंड करना है स्क्वायर रूट आपको. The sides of a triangle have length this. Find the area of triangle in two different ways. देखो एक वे तो सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट.
पर वो राइट ट्राइंगल में लगता है, और कहाँ यहाँ पर हमें राइट ट्राइंगल नहीं बताया, लेकिन हमें ट्रिपलेट देखकर साफ पता चल रहा है कि ये कैसा ट्राइंगल है, राइट। क्यों? क्योंकि आप देखो इन दोनों का स्क्वायर का सम 25 के स्क्वायर के सम आता है। देखते हैं कैसे। तो हमने कहा पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक राइट ट्राइंगल है। तो हमने कहा साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC हमने लेट कर ली है कि AB 7 है। लेट द ट्राइंगल बी ABC और इसकी साइड्स क्या हैं 7, 24 और लॉन्गेस्ट साइड को हमने क्या मान लिया है 25। पर हमने एक चीज़ नोटिस करी कि ये तो एक ट्रिपलेट है। हेयर 7, 24 और 25 forms a triplet. They forms a triplet. Triplet है, so triangle ABC is a right angled triangle. Therefore AC square is always equals to AB square plus BC square, क्योंकि राइट ट्राइंगल है। और अब राइट ट्राइंगल का एरिया तो बहुत सिंपल है, कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस विच इज़ BC इंटू हाइट विच इज़ AB, सो हाफ इंटू 24 इंटू 7, 12 7 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वन वे, एक तरीका हुआ, यानी वन मेथड। सेकंड मेथड, 2 डिफरेंट वेज पूछे। अब सेकंड मेथड क्या होगा? सिंपल है, अगर एक ट्राइंगल की हमें तीनों साइड्स पता है, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा कि अगर मुझे एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो लेट द साइड्स बी, नेम देते हैं A, B और C, ठीक है। एक 7 है, 24 है और 25 है। तो हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए पहले S फाइंड करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर विच इज़ A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तीनों का सम करें और डिवाइड बाय 2, 7 प्लस 24 प्लस 25 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 56 अपॉन 2, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स निकालेंगे तो पहले फार्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C विच इज़ 28, 28 minus 7, 28 minus 24, 28 minus 25. Now 28 as it is, 28 minus 21, then it is 4 and it is 3. अब ऐसे फैक्टर्स करें, देखिए इसको लिख सकते हैं 4 7 ज़ा 28, इसे लिख सकते हैं 7 3 ज़ा 21 और 4 इंटू 3। अब देखेंगे 4 का भी पेयर बन गया है, 7 का भी और 3, तो सारे पेयर्स में से बाहर आ जाएंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, तो इससे भी एरिया क्या आ रहा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो सेम ही आना था दोनों मेथड से ही, ठीक है। Now moving to next question, that is question number 7. If the wheel of a bicycle has diameter of 60 centimeter, diameter एक bicycle wheel का कितना है 60, तो radius 30 हो जाएगा। Now find how far a cyclist will have travelled after the wheel has rotated 100 times. पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, यानी एक चक्कर लगाने का मतलब ये पूरा का पूरी बाउंड्री ग्राउंड पे आना, यानी पूरी बाउंड्री का मतलब सरकमफ्रेंस। तो हमें कभी नहीं भूलना है कि सरकमफ्रेंस का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। तो पहले मैंने कहा कि डायामीटर ऑफ व्हील मुझे दिया है कितना 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो जाएगा 60 अपॉन 2 विच इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने कहा कि सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन या वन रेवोल्यूशन, कवर्ड इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है, यानी 2πr, ठीक है। यानी 2 × 22/7 × r विच इज़ 30।
2 2 4 2 2 4 3 12, तो ये हो जाएगा 1320/7 सेंटीमीटर। ये तो 1 राउंड का डिस्टेंस है, हमें 100 टाइम्स 100 रोटेशन का पूछना है, तो 1 का पता है तो 100 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 100 rotations will be equals to 100 into 1320/7 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 132000/7 सेंटीमीटर। और क्यों ना इसे सेंटीमीटर में ही रहने दें, मीटर में करने भी, तो ये हमारी चॉइस है। अगर हम सेंटीमीटर में ही रहने दें तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करके, और अगर इसे मीटर में करना है तो 2 प्लेसेस और शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल के। मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2 प्लेसेस और शिफ्ट हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा अगर हम मीटर में जाएंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, इतना अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 प्लेसेस जंप हो जाएंगी ना, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पोर्शन, ये वाला हिस्सा, ये पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है। तो एक बात बताओ, अगर एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना होता है πr², तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, वो कितना हिस्सा है सर्कल का, 1/4, तो 1/4 ऑफ πr², यही होता है। पर अब मेरे पास यहाँ पर क्या नहीं है, रेडियस, लेकिन उसके लिए मुझे क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस। तो हेयर सर्कमफ्रेंस तो ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 66, लेकिन होता कितना है 2πr। तो क्या यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस 3 तो रेडियस आएगा 21/2। दिस इज़ द रेडियस विच इज़ 21/2 को 10.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/4 πr², which is 1/4 into 22/7 into r, which is 10.5 स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें, 1/4 22/7 into 10.5 into 10.5, तो ये हो जाएगा 7 1 7, 7 5 5 2 5 3 2 11 5 2 10, 5 1 5 5 2। ठीक है, तो नीचे आ गया हमारे पास, क्या बचेगा, 7 तो रिमेनिंग नहीं है हमारे पास, 22/7 और तो हमारे पास ऊपर बचेगा 33 into 21 और नीचे 4 2 8। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 86.625 जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. The wheel of a car has an outer radius of 28 centimeter. Calculate how far the car travels after one complete turn. वही after one complete turn का मतलब circumference. And how many times the wheel turns during the journey of 1 kilometer. और अगर उसे 1 किलोमीटर कवर करना है तो वो कितने टर्न्स लेगी, यानी कितनी रोटेशन। तो ये सिंपल है, पहले हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ व्हील कितना है हमारे पास, रेडियस ऑफ व्हील यानी r इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील वो कितना होगा, 2πr विच इज़ 2 into 22/7 into 28, 7 4 28 विच इज़ 176 सेंटीमीटर। अब ये जो सर्कमफ्रेंस होता है यही हमारा 1 कंप्लीट रोटेशन का डिस्टेंस होता है। तो हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन या फिर 1 टर्न इज इक्वल्स टू 176 सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। लेकिन मुझे तो इस बार नंबर ऑफ़ टर्न्स पूछ रहे हैं कि कितने रोटेशन वो करेगा। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, कि कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है
अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, कि एक उसमें कितना रेवोल्यूशन में या रोटेशन में कवर करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। अब टोटल डिस्टेंस कितना जाना है, 1 किलोमीटर। ये सेंटीमीटर में है, वो किलोमीटर में। तो पहली बात तो 1 किलोमीटर में हमें पता होना चाहिए कि कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। और फिर मीटर्स में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 1 किलोमीटर में कितने हो गए हमारे पास, 1 लाख सेंटीमीटर्स। तो मैंने इसे भी किस में कन्वर्ट कर लिया, इसे भी हमने कर लिया है सेंटीमीटर में। 1 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना है, और 1 रोटेशन का कितना है, 176 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 568.18। पर रोटेशन यानी चक्कर को तो हम राउंड ऑफ करके देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली कितने टर्न्स, 568 टर्न्स। हम इस 0.18 को काउंट नहीं करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हमने कितना बोल दिया, 568। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। हमारे पास क्या है, 2 रेक्टेंगल्स हैं जिनकी सेम एरिया है और सेम पेरीमीटर है। डज दिस मीन दैट दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। अगर 2 रेक्टेंगल्स का एरिया और पेरीमीटर सेम है तो क्या ये कह सकते हैं वो कॉन्ग्रेंट है। वैसे तो ये बात सही है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट फिगर के लिए 2 कंडीशन होती है, सेम शेप सेम साइज़। अब अगर एरिया और पेरीमीटर सेम है तो यानी उनकी लेंथ ब्रेथ भी सेम ही होंगी, और सेम होंगी तो यानी क्या होगा, सेम साइज़ हो गया। तो सेम शेप और सेम साइज़ है तो क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट। पर इसे प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने माना कि मेरे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, और मैंने इनको फ़िलहाल अलग अलग मान लिया, इनकी लेंथ और ब्रेथ को। तो लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए और बी रेक्टेंगल मान लिया। रेक्टेंगल ए की लेंथ और ब्रेथ कितनी है, x एंड y, ठीक है। एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी, इसे हमने मान लिया p एंड q, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेथ x और y हैं, इसकी p और q है। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल a, तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई। सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी p इंटू क्यू। ऑल्सो पेरीमीटर भी फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसमें पेरीमीटर ऑफ बी रेक्टेंगल बी, तो 2 इंटू इसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एरिया क्या हैं, सेम एरिया है और सेम पेरीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एरिया सेम है, यानी x इंटू वाई इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, और ये इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरा इनके पेरीमीटर्स भी इक्वल हैं, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी प्लस क्यू। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल है, p प्लस क्यू के। तो 2 इक्वेशन है मेरे पास। एक इक्वेशन कह रही है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट सेम है, और दूसरी इक्वेशन कह रही है कि दोनों का सम सेम है। अब ये तो तभी पॉसिबल होता है 2 नंबर का प्रोडक्ट और सम अगर सेम आ रहा है, तो ये एक ही केस हो सकता है कि जब ये दोनों पेयर्स जो हैं वो सेम नंबर के हों। क्या मतलब हुआ, मैं ये कह रही हूँ कि सिंस x, y and p, q have same sum and same product, the side lengths must be the same pair of numbers। ये तभी पॉसिबल है जब सेम पेयर ऑफ नंबर्स हों। मान लो अगर एक 5 एरिया 20 आ रहा है, तो ये 5 4 हो, ये भी 4 5 हो, या 5 4 हो। यहाँ पर अगर सम 5 + 4 9 आ रहा है, तो ये भी 5 + 4 होगा, तभी 9 आएगा।
तो यानी ये जो नंबर्स का पेयर है वो भी क्या होगा, सेम। ऐसा हो सकता है कि ये 5 × 4 हो तो ये 4 × 5, यानी x p के इक्वल हो, y q के इक्वल हो, या x q के इक्वल हो, या y p, लेकिन होंगे दोनों सेम ही नंबर, दोनों सेम ही पेयर। कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि x जो है वो p के इक्वल हो और y q के इक्वल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि x इज इक्वल्स टू q एंड y इज इक्वल्स टू p, पर होंगे सेम पेयर ही। इसका मतलब दोनों रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ सेम है, क्योंकि x और y क्या है, लेंथ और ब्रेथ। हेंस द रेक्टेंगल्स हैव इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इसका मतलब अब ऐसे रेक्टेंगल्स, ऐसी शेप्स जिनके साइज, शेप तो इक्वल है ही क्योंकि रेक्टेंगल है, और साइज भी सेम आ गया। साइज क्यों सेम है, क्योंकि लेंथ सेम है, तो ये क्या होंगे, congruent. Therefore the two rectangles are congruent. कॉन्ग्रेंट की कंडीशन क्या है, सेम शेप और सेम साइज। शेप तो ऑलरेडी सेम है जब बोला ही रेक्टेंगल है, और साइज भी सेम हमने बता दिया क्योंकि लेंथ सेम होगी तभी पॉसिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, you know that the area of a parallelogram is base into height. Using this and the figure shown that the area of trapezium is half the area of parallel sides into height. अच्छा, हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो पैरेललोग्राम का एरिया के हाफ के इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने कहा ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, लेट इट्स स्मॉलर लेंथ बी ए एंड दिस बिगर लेंथ बी बी। ठीक है, स्मॉलर ए है, बिगर बी है, और इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं हम, h। हाइट कितनी मान ली इसकी, h। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस पैरेललोग्राम की, सिर्फ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, तो मैंने कहा बेस ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का बेस ये है, ये a है, तो इतना पोर्शन भी क्या होगा, a। कितना हो जाएगा, a। और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी है, h। तो अगर मेरे पास बेस है पैरेललोग्राम का, हाइट है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, यानी बेस कितना है a और हाइट कितनी है h, तो a इंटू h हो जाएगा। अब बात करते हैं इस ट्राइंगल के एरिया की। इस ट्राइंगल की बात करें, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। और ये हाइट h है, तो इसकी हाइट भी ये भी कितनी है, ये भी h ही है। ठीक है, इस ट्राइंगल की हाइट भी कितनी है, h। अब बेस कितना होगा, अगर ये पूरा b है जिसमें से इतना पोर्शन a है, तो रिमेनिंग ये बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, b माइनस a। पूरी लेंथ b थी, उसमें से ये पोर्शन कट कर दें a, तो रिमेनिंग कितना होगा, b माइनस a। तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, b माइनस a इंटू हाइट यानी h। ठीक है, हाइट है h। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की। तो हमने कहा ये एरिया जो है पूरे ट्रेपीजियम का, वो इस ट्रेपीजियम को हमने दो फिगर्स में डिवाइड कर दिया, पैरेललोग्राम प्लस ट्राइंगल। तो मैंने कहा ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पैरेललोग्राम का एरिया कितना था, a इंटू एच, और ये कितना है, हाफ इंटू b माइनस a इंटू एच। अच्छा, ओपन कर दें अगर पूरा, तो AH ये हो जाएगा हाफ इंटू एच इंटू बी, तो हाफ इंटू बी एच, और माइनस के हाफ इंटू AH। ठीक है, अब एक AH में से हाफ AH माइनस कर दो, देखो ये AH है, 1 AH में से हाफ AH, तो हाफ AH ही बचेंगे, प्लस हाफ BH, और दोनों में से हाफ और H कॉमन ले ले, तो A प्लस B, हाफ इंटू H इंटू A प्लस B। और हमें यही प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना आएगा हमारे पास, यही प्रूव करना था हमें, कितना आएगा, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू
एच। ठीक है, सिंपल है। हम लेकर चले गए थे दोनों डिफरेंट फिगर और उन्हें ऐड करके हमने उसका एरिया कितना दिखा दिया, दिस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय डिवाइडिंग अ ट्रेपीजियम इनटू 2 ट्राइंगल्स, एक ट्रेपीजियम को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। ओके ठीक है, दिस ट्राइंगल, ध्यान से देखेंगे, एक ये ट्राइंगल है और एक ये वाला है दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने एक ट्रेपीजियम को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या कहा है, प्रूव दैट द एरिया इज़ हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और हमने कहा लेट इसकी हाइट कितनी है, h। तो अगर इस ट्राइंगल की हाइट h है तो ये कैसा ट्राइंगल है, ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की हाइट भी बाहर होती है उसकी, तो ये भी कितनी होगी, h। यानी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की हाइट भी कितनी है, h। ठीक है, अच्छा, इस ट्राइंगल की इस बिगर लेंथ को, बेस को b मान लिया और इस ट्राइंगल की बेस को कितना माना है, a। अब बात करते हैं, इसे ए ट्राइंगल फर्स्ट और इसे ट्राइंगल सेकंड नेम दे देते हैं। तो मैंने कहा अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 फर्स्ट, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस कितना है, b, और हाइट कितनी है, h, तो हाफ BH। इसी तरह अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी हाफ इंटू इसका बेस कितना है, a, और हाइट कितनी है, h, तो हाफ इंटू AH। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब बात करते हैं इस पूरे ट्रेपीजियम के एरिया को। तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा वो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल ही तो होगा। इन दोनों को मिला दो तो ट्रेपीजियम का एरिया बनता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इट मीन्स हाफ ऑफ BH प्लस हाफ ऑफ AH। हाफ और H कॉमन ले लें, हाफ और H कॉमन ले लें तो B प्लस A, या फिर हम इसे ऐसे लिख लें हाफ इंटू H A प्लस B, और यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूफ। Now moving to next question, question number 13. Show how we can use 2 identical copies of a trapezium to make a parallelogram and how will this give the formula for area of trapezium. Simple है, लेकिन ध्यान से देखेंगे। एक ये ट्रेपीजियम है और एक ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की स्मॉलर साइड को A और बिगर साइड को B। अब इसी को मैंने इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये स्मॉलर साइड फिर से A और बिगर साइड क्या है, B, और इसकी हाइट को क्या माना है, ट्रेपीजियम की H। ठीक है, अब मैंने कहा कि इन दो ट्रेपीजियम से जो इतना बड़ा पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो मैंने कहा इस इतने बड़े पैरेललोग्राम का बेस क्या हो जाएगा, ये पूरा A प्लस B, दिस कंप्लीट बेस विल बी A प्लस B, और हाइट कितनी है, H। तो मैंने कहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर फाइंड करना है तो वो होता है बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। और इस इतने बड़े पैरेललोग्राम का बेस क्या है, A प्लस B, और हाइट क्या है, H। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इतना बड़ा पैरेललोग्राम इन दो ट्रेपीजियम से मिलके बना है। तो मैंने कहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को 1 और 2 नेम दे देते हैं। वैसे तो ये दोनों सेम ही हैं, तो 2 देने की भी ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि सेम ट्रेपीजियम को ही तो इन्वर्ट किया है हमने, तो 2 अलग अलग ट्रेपीजियम नहीं, ये हमने सेम आइडेंटिकल बोला है ना वर्ड, आइडेंटिकल मतलब सेम। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। भाई 2 बार आ रहा है तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी कितना है, निकाल चुके हैं, A प्लस B इंटू H। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम चाहिए, तो हमने कहा ये मल्टीप्लाई वाला 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है,
ये तो फॉर्मूला ही है 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, और यही हमें डिराइव करना था, तो वो तो ऑलरेडी आ गया है हमारे पास, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। Now moving to next question, that is last question of this video, question number 14. Show that the area of a kite is half the product of its diagonal. हमें पता है एरिया ऑफ काइट जो होता है वो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। पर हमें ये अलजेब्रा की हेल्प से भी शो करना है और ज्योमेट्री की। तो पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा की हेल्प से। तो मैंने कहा एक काइट है ABCD जिसमें एक डायगोनल AC है, इसको हमने क्या मान लिया? D1, और BD डायगोनल की लेंथ को क्या मान लिया? D2। और ये जो है काइट में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि जो AC है इज परपेंडिकुलर टू BD, दिस बोथ द डायगोनल्स दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर मुझे एरिया ऑफ काइट चाहिए ABCD, तो वो क्या है? वो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का सम है। ध्यान से देखो, ACD प्लस ABC, तो मैंने कहा ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। अब मैंने कहा ADC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस, ADC में बेस क्या है? AC, और AC की वैल्यू कितनी है? AC है, और हाइट कितनी है? OD। फिर हाफ इंटू बेस, अगेन इस ट्राइंगल के लिए भी बेस क्या है? AC, और हाइट कितनी है? OB। फॉर दिस ट्राइंगल हाइट इज OB। अब AC की प्लेस पर D1, OD एज इट इज, अगेन AC की प्लेस पर D1 और OB एज इट इज। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? हाफ इंटू D1, तो OD प्लस OB रह जाएगा ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखें तो OD प्लस OB, ये तो BD हो गया, और BD की लेंथ कितनी थी? D2। BD डायगोनल की लेंथ कितनी है? D2। तो यानी एरिया ऑफ काइट क्या आ गया? अपने आप एरिया ऑफ काइट ABCD आ गया है हाफ इंटू D1 इंटू D2, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, कि ज्योमेट्री से कैसे प्रूव करेंगे इसे। तो सेकंड पार्ट है ज्योमेट्री से कैसे प्रूव करना है। पहला था अलजेब्रा, ज्योमेट्री से भी सिंपल है। अगर हम देखें, ये एक रेक्टेंगल है जिसमें ये काइट एंक्लोज्ड है। अब मैं आपसे पूछूं ये एरिया जितना है, क्या ये एरिया भी उतना है? तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल में ही तो हमने डायगोनल बनाया है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। सिमिलरली ये जितना है उतना ये होगा। सिमिलरली जितना ये है उतना ही पोर्शन ये होगा। जितना इसका एरिया है उतना ही, यानी जितना एरिया पिंक है उतना ही ग्रीन है, जितना पिंक है उतना ही ग्रीन। तो दोनों एरियाज जो हैं एग्जैक्टली सेम हैं। तो मैं इस लाइन को ऐसे बोल दूँ कि जितना इस काइट के अंदर का एरिया है उतना ही इस काइट के बाहर का एरिया है। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने ये कहा है कि इन रेक्टेंगल ईच कॉर्नर, इस रेक्टेंगल के हर कॉर्नर ट्राइंगल के हैज़ एग्जैक्टली सेम बेस एंड हाइट। हर कॉर्नर की अगर बात करें तो हर रेक्टेंगल के कॉर्नर में जो ट्राइंगल बन रहा है उसकी हाइट, चाहे ये वाला ट्राइंगल हो ये वाला, हाइट और बेस क्या है? सेम। सो इस हिसाब से एरिया जितना इनसाइड है काइट के उतना ही आउटसाइड होगा। तो एरिया आउटसाइड द काइट, तो मैंने कहा कि एरिया आउटसाइड जो है काइट के, ये बाहर वाला यानी पिंक वाला रीजन, इज इक्वल्स टू एरिया इनसाइड द काइट।
क्यों कहा है, ध्यान से देखो, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। तो अगर मैं सारे ग्रीन पोर्शन को ऐड कर दूँ और सारे पिंक पोर्शन को, तो वो एरिया क्या आएगा, सेम। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का जो पूरा एरिया है वो इन दोनों पोर्शन से मिलकर बना है, यानी ग्रीन रीजन प्लस पिंक रीजन, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ आउटसाइड, एरिया आउटसाइड द काइट प्लस एरिया इनसाइड द काइट। ठीक है, इन दोनों से मिलके बना है। अब क्योंकि आउटसाइड इनसाइड तो सेम है, अभी तो हमने ऊपर बताया जितना बाहर उतना ही अंदर है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एज इट इज़, क्योंकि इनसाइड आउटसाइड तो सेम है, तो मैंने कहा ये आउटसाइड को भी इनसाइड लिख दें, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया इनसाइड काइट, यानी एरिया ऑफ काइट बेसिकली। और अब ये मल्टीप्लाई वाले 2 को किधर भेज दें, डिवाइड में ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ काइट इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इस रेक्टेंगल की ये चीज़, ये पूरी चीज़ कितनी है, ब्रेथ d1, ये पूरी चीज़ लेंथ कितनी मानी थी हमने शुरू से ही, d2। तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी d1 इंटू d2। तो एरिया ऑफ काइट कितना प्रूव हो गया, d1 इंटू d2। और यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ काइट कितना आता है, d1 इंटू d2। ये हमें ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूव करना था और प्रीवियस हमने अलजेब्रिक मेथड से प्रूव किया।